हाँ बच्चे। माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जब नियर पॉइंट पे इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन 1 + d/f होती है, जब इन्फिनिटी बनती है तो d/f होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब इमेज नियर पॉइंट पे बनती है तो लास्ट डेरिवेशन हमने इसकी करी थी, दैट मैग्निफिकेशन कम टू बी और माइनस VO/UO 1 + d/f। यस और नो, इतना हमने लास्ट क्लास में किया था जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है। और अगर इमेज फार पॉइंट पे बनती है, अगर इमेज फार पॉइंट मतलब इन्फिनिटी पे बनती है तो कुछ चेंजेस हो जाते हैं। या इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब थी VO/U, VO प्लस UE, VO की वैल्यू प्लस UE की वैल्यू। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इमेज एट फार पॉइंट, फार पॉइंट का मतलब होता है इन्फिनिटी। नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखिए बच्चे, भाई इसमें ये छोटा होता है, एक बड़ा होता है। यहाँ जो L होता है वो VO प्लस FE होता है। वाई FE? क्योंकि फाइनली इमेज मुझे इन्फिनिटी में बनानी है। फाइनल इमेज इन्फिनिटी में कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो आपने क्या किया? यूई को FE के बराबर पुट कर दिया। ठीक है। तो L जो VO प्लस यूई था, यहाँ पर VO प्लस FE हो गया। यहाँ जो मैग्निफिकेशन का फॉर्म आता है होता है -LD/F। यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है वो आता है -LD/FOFE। नाउ कम टू टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, ठीक है, इसमें नियर पॉइंट फार पॉइंट दोनों की डेरिवेशन करनी है। तो पहले जो टेलीस्कोप हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप इमेज एट फार पॉइंट मतलब इंफिनिटी। लेकिन टेलीस्कोप किस काम आता है? टेलीस्कोप इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। फार ऑब्जेक्ट को देखने का काम आता है। फार ऑब्जेक्ट यानी कि इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे लेना है और इमेज भी इन्फिनिटी पे लेनी है। कंडीशन यही है। ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे होगा, उसकी इमेज भी काम लानी है इन्फिनिटी पर। देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि इन्फिनिटी से लाइट आनी है तो हम जो मैक्सिमम लाइट चाहिए जिससे इमेज बने, तो इसमें कंडीशन उल्टी हो गई। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर लार्ज होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज अपर्चर टू कैप्चर मैक्सिमम लाइट, टू कैप्चर ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज अपर्चर टू कैप्चर मैक्सिमम लाइट। ठीक है। यहां पर इन्फिनिटी से लाइट कैसी आती है? पैरेलल में। ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। इन्फिनिटी लाइट कैसी आती है? पैरेलल। मैग्निफिकेशन बच्चे यहाँ भी β/α होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर है। टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन β/α तो है, लेकिन यहाँ पर 25 सेंटीमीटर वाला कलेश नहीं है। When we study the microscope, then it is a must condition that object and image must be at the object and image must be both at least distant of vision.
तो हम ऑब्जेक्ट को हाइपोथेटिकली शिफ्ट करते थे, लेकिन टेलीस्कोप में ऐसा नहीं है। टेलीस्कोप में बीटा क्या एंगल है? एंगल मेड बाय इमेज एट आईपी, एंड अल्फा एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्टिव लेंस। एंगल मेड बाय image at eyepiece to the angle made by object at objective lens। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, वहां से लाइट आ रही थी, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस में जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस में जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। इसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पे, ये ए बी। तो यहां जो इमेज बनी है वो फोकस पे बनी है, तो यहां पर वीओ किसके बराबर हो गया? एफ। लेकिन मुझे जो इमेज बनानी है वो भी इन्फिनिटी पे बनानी है। इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट का होगा फोकस पे। ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी ना। तो ये जो इमेज बनी है ये इसका भी फोकस है और इसका भी फोकस है। तो अब ये क्या करेगा? ये देखिए, ये लाइट पैरेलल जा रही है ना। ये लाइट कैसे जा रही है बच्चे? पैरेलल। तो इसमें कंडीशन समझ आ रही है बच्चे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, उसकी इमेज ने अल्फा एंगल बनाया, यहां पर इमेज बना दी ए बी। ये इसके फोकस पे होना चाहिए, ताकि ये भी इमेज कहां बनाएगा? फोकस इन्फिनिटी पे। ताकि ये भी इमेज कहां बनाएगा बच्चे? पैरेलल लाइन मीट एट इन्फिनिटी। ऑल्दो नीचे डायग्राम थोड़ा गंदा बन रहा है, ऊपर साफ साफ बनाता हूं। नीचे की तरफ हाथ नहीं चल रहा था। ये अल्फा, ये इमेज बन गई। इमेज कहां बनी है? फोकस पर। यू मेरा इन्फिनिटी है। ये इमेज उसके लिए फोकस का काम करेगी। आई पीस के लिए जो लाइट सीधी पास, जो सेंटर तक, सेंटर से पास हो गई, ये रहा। अब ये लाइट मीट नहीं कर रही, तो ऑन प्रोड्यूसिंग बैकवर्ड ये कहां मिलती दिखाई देगी? इन्फिनिटी पर। पैरेलल लाइट है ना, तो ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर है, इमेज भी इन्फिनिटी पर बन रही है। तो ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया अल्फा, वर्टिकली अपोजिट दिया अल्फा, और इमेज जो एंगल बना रही है वो बीटा। ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव लेंस में एंगल बना रहे हैं वो अल्फा, इमेज जो आईपी से एंगल बना रहे बीटा। मैग्निफिकेशन क्या है? बीटा बाय अल्फा। ठीक है, इसको C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए। इज नियरली इक्वल टू कितना होता है? tan बीटा बाय tan अल्फा। तो इन ट्राइंगल ABC2 tan बीटा है AB अपॉन में BC2, AB अपॉन में माइनस FE, क्योंकि लेफ्ट में है ना, लाइट आगे जा रही है, AB अपॉन माइनस FE। इन ट्राइंगल ABC1 tan अल्फा इज AB अपॉन BC1। AB अपॉन में C1 भी आगे की तरफ है, फोकस FO। दोनों को डिवाइड कर दो। फोटेन 1 मैग्निफिकेशन आ जाएगी AB बाय माइनस FE इंटू में AB बाय FO। माइनस FO बाय FE। लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आ जाएगा? VO प्लस UE।
एफ ओ प्लस एफ ई। यहाँ जो वी ओ है एफ ओ है और जो यू ई है वो एफ ई है, तो लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी एफ ओ बाय एफ ई। एफ ओ प्लस लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई, मैग्निफिकेशन हो जाएगी माइनस एफ ओ बाय एफ ई। तो जितना एफ ई छोटा होगा उतनी मैग्निफिकेशन ज्यादा आएगी। तो पूछता है वाई मैग्नेट आई पीस हैज स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉलर आई एफ ई, ये फॉर्मूला बताता है स्मॉलर एफ ई कॉरस्पॉन्ड टू हाई मैग्निफिकेशन, कॉरस्पॉन्ड टू हाई मैग्निफिकेशन। तो एफ ई यहाँ पर छोटे से छोटा रखना होता है, स्मॉलर एफ ई कॉरस्पॉन्ड टू हायर मैग्निफिकेशन। आया बच्चे आंसर? आया ना? आया बच्चे? यस और नो? देखो बच्चे,
Second, image formed at far point. Image formed at far point. इमेज फार पॉइंट मतलब इन नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर बन रही है, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। ऑब्जेक्ट तो अभी भी इन्फिनिटी पर ही मानना पड़ेगा। इतना तो वही रहेगा, इमेज अभी फोकस से ही बनेगी। लेकिन अब मेरे को इमेज इन्फिनिटी पर नहीं बनानी, तो ये एफ तो होगा लेकिन एफ ही नहीं होगा। ये जो इमेज बनी है ये इसके फोकस पे तो होगी लेकिन इसके फोकस के अंदर होगी। जो लाइट सीधी गई वो डाइवर्ज हो गई और यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी। ये इमेज बन गई माइनस डी 25 सेंटीमीटर दूर, ये यूई। यहां पर यूई एफ ई के बराबर नहीं है, तो यहां पर जो एल होगा वो वीओ प्लस यूई है, वीओ तो एफओ है, वीओ कितना एफओ प्लस यूई। मैग्निफिकेशन वही होगा, ये अल्फा अल्फा बीटा C1 C2, tan बीटा बाय tan अल्फा, ठीक है। तो tan बीटा कितना अब बचे इन ट्राइंगल ABC2, tan बीटा कितना आ जाएगा, AB अपॉन BC2, AB अपॉन माइनस यू इन ट्राइंगल ABC1, tan अल्फा इज AB अपॉन BC1, AB अपॉन में FO। मैग्निफिकेशन आएगा tan बीटा बाय tan अल्फा, दोनों की रेशियो निकाली तो माइनस FO बाय यूई, माइनस FO बाय यूई, ठीक है। ये आपकी मैग्निफिकेशन आ गई। अब फॉर आईपीस अगर आप इसे आगे सॉल्व करते हैं, आईपीस में 1/v माइनस 1/u 1/f। आईपीस ने इमेज का बना ये 25 सेंटीमीटर दूर, कोई कंडीशन यही है, तो आप v को माइनस v डाल दीजिए। आईपी के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, माइनस यूई, फोकल लेंथ 1/f, ठीक है। माइनस 1/d इज प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, माइनस 1/d माइनस 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/u, ठीक है। क्योंकि मैग्निफिकेशन मेरी माइनस में FO बाई यूई था, लेकिन यहां मेरा 1/ue का वैल्यू आया, मल्टीप्लाई बाय FO, इस इक्वेशन को FO से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस FO बाय डी माइनस FO बाय FE इज इक्वल टू माइनस FO बाय यूई, ठीक है। यहां क्या बन जाएगा, माइनस FO बाय FE कॉमन निकाल दीजिए, यहां पर FO तो है FE नहीं है, तो ये बनेगा FE बाय डी प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम क्या कह सकते हैं, मैग्निफिकेशन, क्योंकि माइनस FO बाई यूई हमारा क्या था बच्चे, मैग्निफिकेशन। ये आपका मैग्निफिकेशन आ चुका है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ द
telescope and image is formed at near point is minus FO by FE 1 plus FE by D. हो गया? लिखो हेडिंग ड्रॉबैक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप की क्या कमियां है?
ड्रॉबैक ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। पहला, क्रोमैटिक एब्रिएशन, मतलब कलर्ड फोकस। देखो बच्चे, होता क्या है तो लेंस ही। जब हम व्हाइट लाइट को यहां से पास कराते हैं, ठीक है, जब हम व्हाइट लाइट को यहां से पास कराते हैं तो ये क्या बना लेता है, विबग्योर। तो यहाँ ये क्या बना लेता है बच्चे, विबग्योर। लेकिन हम तो पढ़ते थे कि लाइट जो सीधी जाती है वो एक ही पॉइंट में मिलती है ना, और उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। लेकिन हर कलर अलग अलग जगह मिलेगा, वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट करेगा। तो एक्चुअली में जब हम लेंस यूज करते हैं तो व्हाइट लाइट के लिए वो 7 फोकस आते हैं। तो शार्प इमेज कैसे बनेगी? हम बचपन से अभी तक ये पढ़ रहे हैं, लाइट आई फोकस से पास कर गई। हम रे डायग्राम भी यही उसके बना रहे हैं भाई। फोकस, अब भाई वॉयलेट कलर ज्यादा डेविएट होगा रेड से, तो वॉयलेट कलर के लिए फोकस लेंथ अलग होगी। ये होगा फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट कलर, ये होगा फोकल लेंथ फॉर रेड कलर। तो ब्राइट इमेज कैसे बन जाएगी? तो समझ आ रहा नहीं आ रहा? एक पॉइंट फिक्स ही नहीं है। हम तो ये बचपन से पढ़ते हैं, लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होती है फोकस से पास करती है, लेकिन फोकस ही फिक्स नहीं होता लेंस के अंदर। अगर मैं व्हाइट लाइट पास करूंगा तो सातों के सातों कलर के लिए अलग अलग फोकस होगा, सातों के सातों कलर के लिए अलग अलग फोकस होगा। इसे तो अब जो एरर आएगी उसे कहते हैं क्रोमैटिक एब्रिएशन। एक होता है स्फेरिकल एब्रिएशन। स्फेरिकल एब्रिएशन क्या होता है? ये आपका कोई स्फेरिकल पार्ट है, स्फेरिकल, ये केवल लेंसेज में आएगी, ओनली इन लेंसेज, नॉट इन मिरर। क्यों? मिरर में मीडियम चेंज होता ही नहीं है, डिस्पर्जन होता ही नहीं है। यहां पर तो लाइट एयर से लेंस में एंटर कर रही है, मिरर में थोड़ा करती है। इन मिरर लाइट नेवर चेंजेस मीडियम, नो डिस्पर्जन अकर। तो ये जो एरर है क्रोमैटिक एब्रेशन, ये केवल लेंसेज में आएगी, मिरर में नहीं है। इन मिरर मीडियम डज नॉट चेंज, मीडियम डज नॉट चेंज, मीडियम चेंज नहीं होता मिरर के अंदर, मीडियम चेंज नहीं होता। इन मिरर मीडियम डज नॉट चेंज, मिरर के अंदर बच्चे मीडियम चेंज नहीं होता कभी भी, किसी भी हालत में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इन मिरर मीडियम डज नॉट चेंज, सो नो डिस्पर्जन अकर, सो नो डिस्पर्जन अकर। तो ये दिक्कत आएगी नहीं। स्फेरिकल एब्रिएशन, ये चाहे स्फेरिकल लेंस हो या मिरर, दोनों में आएगी। चाहे तो स्फेरिकल लेंस हो या मिरर हो, ये दोनों में आएगी। होता क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पास आ रही होती है और कुछ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही होती है। जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती है इन्हें हम कहते हैं पैरेक्सियल लाइंस, और ये वाली होती है मार्जिनल लाइंस। मार्जिनल लाइन के लिए फोकस अलग पॉइंट होता है, पैरेक्सियल के लिए अलग होता है।
फिर से एक से ज्यादा फोकस आ गए। मार्जिनल लाइन के लिए और पैरेक्सियल लाइन के लिए फोकस अलग अलग होते हैं। अब क्या करें, ये दिक्कत तो रहेगी। तो इसको इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। इसकी दो करेक्शन है। पहला, ब्लॉक पाथ ऑफ मार्जिनल लाइंस, मतलब आपके पास ये एक है, यहां पर एक्सियल को तो आने दो, लेकिन जो दूर आ रही है वहां पर रास्ते में कोई चीज टांग दो जो मार्जिनल लाइंस को पढ़ने ही ना दे। मार्जिनल लाइन का पाथ ब्लॉक कर दो, अब फोकस एक ही रहेगा। ठीक है, तो इस करेक्शन को हम ठीक कर सकते हैं कि हम मार्जिनल लाइन को ब्लॉक कर दे। दूसरा, सेकंड करेक्शन इसकी स्फेरिकल एब्रिएशन की सेकंड करेक्शन, स्फेरिकल मिरर यूज मत करो, मिरर को मोड़ दो। पहले मेरा मिरर ऐसा था स्फेरिकल, अब मिरर को ऐसे बना दो, मिरर को बेंड कर दो। अब क्या होगा, मार्जिनल अपने आप ब्लॉक होगी, मार्जिनल मिरर में जाएगी नहीं, मार्जिनल अपने आप ब्लॉक हो गई ना, खाली पैराक्सियल घुसेंगी, खाली पैराक्सियल घुसेंगी, मार्जिनल अपने आप घुसना बंद कर देंगी। तो इसे कहते हैं यूज पैराबोलिक मिरर इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल मिरर। यूज पैराबोलिक मिरर्स इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो मिरर के अंदर हम स्फेरिकल एब्रिएशन को खत्म तो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, और क्रोमैटिक एब्रिएशन होगी नहीं, क्रोमैटिक एब्रिएशन होगी नहीं। तो साइंटिस्टों ने सोचा जब मिरर के इतने फायदे हैं तो हम टेलीस्कोप मिरर से बनाएंगे। इंस्टेड ऑफ मेकिंग टेलीस्कोप फ्रॉम लेंसेज वी विल मेक द टेलीस्कोप फ्रॉम मिरर नाउ। और उसी की डिस्कवरी पहला टेलीस्कोप बना कैसीग्रेन टेलीस्कोप। इसी की होड़ में एक टेलीस्कोप का इजाद हुआ जिसका नाम क्या पड़ा, कैसीग्रेन टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कमियां थी, इसीलिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की तरफ साइंटिस्ट मूव कर गए। तब हेडिंग डालो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, हेडिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्या बच्चे बोलो,
बच्चे देखो, मार्जिनल लाइन थी दूर वाली, है ना। अब अगर ये दिक्कत अलग फोकस में तब जा रही है जब मिरर में पड़ रही है। अगर मैं इन्हें मिरर में पढ़ने ना दूं तो ये जाएंगे नहीं, फोकस एक ही रहेगा, है ना। यही तो बता रहा था कि यहां पर अगर ये आगे जाती तो दूसरा फोकस बनाती। अब मैंने इन्हें आगे जाने ही नहीं दिया तो फोकस एक ही रहा, है ना। यही काम यहां था। अगर ये स्फेरिकल मिरर होता तो ये मार्जिनल लाइन भी रिफ्लेक्शन करती, पर मैंने मिरर को थोड़ा सा बेंड कर दिया ताकि मार्जिनल लाइन क्या निकल जाए, सीधी निकल जाए, रिफ्लेक्शन ही ना करे। अब फोकस एक ही रहेगा। फोकस को फिक्स करने के लिए हम ये दो काम कर सकते हैं। रेडिंग कैसी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर, कैसी ग्रेन टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर कैसी ग्रेन टेलीस्कोप, इसमें क्या होता है, पैराबोलिक, स्फेरिकल मिरर नहीं है, सारे पैराबोलिक होंगे। एक पैराबोलिक कॉनकेव मिरर होता है जो बीच में तोड़ टूटा हुआ होता है, पैराबोलिक कॉनकेव मिरर। अब इन्फिनिटी लाइट कैसी आती है, पैरेलल, इसमें पैरेलल लाइट आ रही है। ये मीट का करेगी बच्चे फोकस पर, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि फोकस में मिलती, लेकिन आपने क्या किया, आपने इन्हें मिलने नहीं दिया, रास्ते में रुकावट पैदा कर दी। आपने रास्ते में एक और मिरर डाल दिया, आपने रास्ते में एक और मिरर डाल दिया कॉन्वेक्स, एक और मिरर डाल दिया जो कौन सा था बच्चे, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये लाइट इसको पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। यहां पर हम इसे देख लेते हैं, इमेज को, आईपी, हम यहां से इसे देख लेते हैं, इमेज को, जो लाइट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी आ रहा था उसकी इमेज हम यहां देख लेते हैं। ये होता है कैसिग्रेन टेलीस्कोप। इसके एडवांटेजेस क्या है रिफ्लेक्टिंग टाइप के, एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। पहला सबसे बड़ा, क्रोमेटिक एवरेशन खत्म हो गया, डिस्पर्जन हुआ ही नहीं, तो कलर अलग अलग होने का कलेश ही खत्म, क्रोमेटिक एब्रिएशन इज रिड्यूस्ड, क्रोमेटिक एब्रिएशन इज एब्सेंट। हमने पैराबोलिक मिरर यूज करे हैं तो स्फेरिकल एब्रिएशन कम हो गई, स्फेरिकल एब्रिएशन इज रिड्यूस्ड। बेसिकली यही दो है, बाकी तो आप बकवास कुछ भी लिख सकते हो इसमें, हाई पिक्सल, बेटर इमेज क्वालिटी, है ना, कुछ भी लिखते रहो, बाकी तो ब्रॉड विजन कुछ भी लिख सकते हो, बेटर इमेज क्वालिटी, लेकिन ये सब हुआ इन दोनों पॉइंटों की वजह से। ठीक है, so let's do start doing the numericals on it.
ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे देखिए, आज, हाँ करते रहो, मैं मुटा नहीं रहा। आज सारे बच्चों के पेपर निपट गए, चाहे किसी भी स्कूल का हो। अकॉर्डिंग टू द डेट शीट सेंड टू मी, 23 तारीख को लास्ट एग्जाम था बच्चों का, मतलब कल है। तो अब से क्लास 1.5 घंटे की हुआ करेगी। मेरे रिकॉर्डिंग का कलेश खत्म हो जाएगा ना, रिकॉर्डिंग अभी 1 घंटे की होती है, तो आज तो मैं 40-40 मिनट की 2 रिकॉर्डिंग करूंगा। लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं करनी मुझे, ठीक है, तो क्लास 1.5 घंटे की हुआ करेगी। अनटिल, और खाली फिजिक्स की, केमिस्ट्री की नहीं, केमिस्ट्री तो सही चल रही है। फिजिक्स की क्लास 1.5 घंटे की हुआ करेगी, जब तक हमारा वेव ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर नहीं हो जाता। नेक्स्ट चैप्टर इज अवर वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद में 3 चैप्टर नहीं कराऊंगा, एटम, न्यूक्लियर, डबल नेचर। उसके बाद में कराऊंगा सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस, सेमीकंडक्टर। क्योंकि एटम, न्यूक्लियर, डबल नेचर तो ऐसे है कि बहुत ही आसान, आपको 70% चैप्टर आते हैं वो। एटम, न्यूक्लियर, डुअल नेचर, बीच में ऐसे 3 चैप्टर हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं। मुझे पता है आपको आते हैं, आपको नहीं पता ये बात, बट मुझे अंदर से पता है कि आपको आते हैं। ठीक है, तो वो तो मैं आपसे लास्ट में कराऊंगा। तो लगभग अब 10 नवंबर तक, 10 से 15 नवंबर तक जितनी फिजिक्स की क्लास होंगी वो सब 1.5 घंटे की होंगी। 40-40 मिनट की 2 क्लास, 40-40 या 50-50 मिनट की 2 क्लास लगातार। फिलहाल मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद करके न्यूमेरिकल नहीं